Welcome everyone. This is Brinda Academy official YouTube channel and I am Kanhaiya Jha and I bring you a fresh discussion on the new topic of Indian polity, that is Union and its territory. तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक बहुत अच्छे टॉपिक दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इसको डिस्कस करेंगे। और दिस इज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। भारतीय संविधान के पार्ट 1 की यहीं से शुरुआत होती है और इसी पार्ट 1 में हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, कहां तक टेरिटोरियल एक्सटेंट होगा, ये सारी चीजें यहां पर संविधान में बताई गई है। तो वी शैल डिस्कस वन बाय वन पार्ट 1 इन डिटेल इन दिस लेक्चर। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले जो पार्ट 1 है इट कॉम्प्राइजेस 4 आर्टिकल। इसमें 4 आर्टिकल बनते हैं और आर्टिकल्स को भी हमें ध्यान में रखना है। यू नो वेरी वेल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आर क्वाइट कॉमन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है दैट डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्रदेश आते हैं उन सबको हमारा ये पार्ट कवर करता है। पार्ट 1 का पहला आर्टिकल नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन को बताता है कि हमारे भारत संघ का नाम क्या होगा और इसके राज्य क्षेत्र का विस्तार कहां तक होगा। दूसरा जो आर्टिकल है दैट डील्स विथ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया लैंड, नई टेरिटरी, लाइक एग्जांपल सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया वंस, कभी सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में सिक्किम को भारत के साथ मिलाया गया। दिस प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड एज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। तो जब कभी किसी ऐसे पार्ट को जो हमारे यूनियन का, हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है और उसको इंडिया में मिलाना होगा, इन दैट केस आर्टिकल 2 विल अप्लाई। तो वहां पर अनुच्छेद 2 अप्लाई होता है। वाइल आर्टिकल 3 ऑफ Constitution deals with formation of new state, alteration of area boundaries और name of existing state। मतलब अभी जितने स्टेट हैं लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर इनके नाम में, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना होगा, इन दैट केस आर्टिकल 3 विल अप्लाई। तो हमारा आर्टिकल 3 वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। आर्टिकल 2 डील्स विथ new territory, admission of new territory, while article 3 deals with existing states territory। तो उसमें चेंजेस के लिए, जबकि आर्टिकल 4 ये लेस इंपोर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड द सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। तो अगर यहां पर आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई चेंज लाया जाएगा तो उसके संदर्भ में अमेंडमेंट को कैसा माना जाएगा। तो दैट मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड एज द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 जो हमारे संविधान के संशोधन के बारे में बताता है, उस तरह की प्रक्रिया के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाएगा। भले ही संविधान बदलेगा, संविधान में कुछ नए शब्द जुड़ेंगे, लेकिन अगर हमने आर्टिकल 2 और 3 को इन्फोर्स किया है तो आर्टिकल 4 कहता है कि भाई उसे संविधान संशोधन की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। दैट इज द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। तो उसको ऐसा माना जाएगा। तो ये 4 आर्टिकल पार्ट 1 को बहुत अलग बनाते हैं। ये डिजाइन करता है हमारे यूनियन और उसमें शामिल राज्यों को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक एक करके आर्टिकल के डिटेल को समझते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है दैट इज नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, भारत और इसके राज्य क्षेत्र के नाम के बारे में। तो देखो पहले आर्टिकल का जो पहला प्रोविजन है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट फर्स्ट कि देखो ये जो टर्म है वो हिंदी में जब हम कहते हैं तो कहते हैं राज्यों का संघ होगा, लेकिन इंग्लिश को अगर पढ़ते हैं तो दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट दिखाई पड़ता है।
और साथ में इंडिया दैट इज भारत। तो बहुत सारी चीजें हैं इस क्लॉज को समझने में और हम वन बाय वन इसी चीज को कवर करेंगे। जब बात होती है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इट इंप्लाइज टू थिंग्स, दो चीजों को ये बताता है। पहली चीज है नेम ऑफ द कंट्री, पहली चीज आती है नेम ऑफ द स्टेट और कंट्री, कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। ऑफिशियली आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द नेम इंडिया एंड भारत बोथ। तो दोनों नामों को यहां पर अपनाया गया है और दैट मेक्स इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी देश के दो नाम हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन हमारे कंट्री इंडिया का दो नाम संविधान में आता है, पहला इंडिया, दूसरा भारत। अब यहां पर एक और बात है जो खास बनाती है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट अपने आप में एक पॉलिटिकल सिस्टम को बता रहा है और हमारा आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ही इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा। अब आते हैं थोड़ा और समझते हैं कि देखो हमारा जो इंडिया है दैट हैज बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नामों से इसको जाना गया। बहुत पहले हमारे इंडिया को पहचाना गया मेलुहा से और इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इंडस वैली फ्लोरिश कर रही थी, सिंधु सभ्यता, उस समय उसके टेक्स्ट में मेलुहा मिलता है और मेलुहा भी इस प्रदेश का नाम था। बाद में चलकर इसका नाम भारत और भारत वर्ष हो गया। वी विल डिस्कस दैट हाउ इट हैपेंड। अगेन आर्यावर्त भी इसका नाम रहा, जम्बू दीपा भी नाम रहा, हिंद और हिंदुस्तान पर्शियन ने कहा और इंडिया जो है वो पहले ग्रीक ने कहा, बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको पॉपुलर बनाया। आते हैं वन बाय वन, ये सब नाम रहे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम है वो है भारत का, कि आखिर भारत को भारत ही क्यों कहा गया। इसके पीछे कई सारे ओपिनियन पास किए जाते हैं, कई सारे थॉट्स प्रपोज किए जाते हैं। सबसे पहला विचार जो है वो आता है कि देखो हमारे महाभारत में, खासकर महाभारत के आदि पर्व में ये बात लिखा हुआ है कि दुष्यंत और शकुंतला जो राजा थे, उन्हीं के लड़के का नाम, उनके सन का नाम था भरत, और ऑन द नेम ऑफ द भरत द कंट्री आइडेंटिफाइड एज भारत। तो यही भारत, जो भरत के एक बहुत बड़े राज्य थे, उनको मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अगेन आते हैं आगे कि भाई कुछ और रिलीजन लाइक जैनिज्म है, तो जैनिज्म भी ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो नाम भरत है वो तो वास्तव में हमारे जो पहले तीर्थंकर थे उनके पहले सन का नाम ही था भरत। तो ऋषभ देव के जो लड़के थे उनका नाम था भरत और उस समय इसीलिए इस प्रदेश को भारत कहा गया। तो कई तरह के थॉट आते हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो हमारा भरत, दुष्यंत और शकुंतला से रिलेटेड थॉट आता है और इसी बात को हमें एग्जाम में भी फोकस करना है। बाकी जम्बू द्वीपे जैसे वर्ड जो आए उनका संदर्भ ये रहा कि यहां जामुन के पेड़, द ट्री ऑफ जामुन वॉज क्वाइट प्रीडोमिनेंट, बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसी से इस प्रदेश का नाम जम्बू द्वीप भी हो जाता है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जम्बू द्वीप आर्यावर्त, तो आर्यंस की टेरिटरी को आर्यावर्त कहा गया और ये बात मनुस्मृति में साफ साफ नोटेड है। तो इस तरह से भारत के कई नाम रहे, लेकिन हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इन सारे नामों को छोड़ दिया और केवल दो नाम अपनाए, इंडिया और भारत। तो जब भी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ द यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ द टेरिटरी, तो उस कंडीशंस में दो ही नाम याद रखने हैं, पहला इंडिया, दूसरा भारत। बाकी जम्मू द्वीप या फिर अपना आर्यावर्त, ये सब ट्रेडिशनल नाम रहे जो पहचान के रूप में रहे कभी इतिहास में, मेलुहा जैसे वर्ड। अब आते हैं दूसरा संदर्भ लेते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहीं पर डिफाइन हो जाता है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे
तो राज्यों का संघ ये दिखाई पड़ता है, राज्यों का संघ। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो हिंदी वाले बच्चे खासकर फोकस करेंगे। देखो, संघ के लिए इंग्लिश के वर्ड दो है, फेडरेशन एज वेल एज यूनियन। तो फेडरेशन और यूनियन में अंतर के लिए हिंदी में दो वर्ड नहीं मिले, इसीलिए हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने संघ को बाद में एक्सेप्ट किया इसके हिंदी वर्जन में। हिंदी वर्जन बाद में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत सालों बाद आता है। तो संघ उसका सही ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि मिलता जुलता ट्रांसलेशन है। तो कभी भी आए कि संघ शब्द भारत के लिए प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऑलवेज चेक इंग्लिश। और अगर इंग्लिश में संघ के लिए फेडरेशन लिखा हुआ है तो मार्क इनकरेक्ट दैट ऑप्शन। तो उस ऑप्शन को आप गलत मानेंगे, ओनली आफ्टर यू विल गेट द राइट आंसर, तभी आपको सही मिलेगा। अब आते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, कैसे ये बना है। तो जब हम देखते हैं कि भारत क्या है, तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं और साथ में एक केंद्र सरकार भी काम करती है। तो देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस समय के जो प्रचलित जो प्रिवेलिंग सिस्टम थे उनको रीड किया। लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। तो उन्होंने पाया कि दुनिया में 3 तरह के सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, कॉन्फेडरेशन सिस्टम है और यूनिटरी सिस्टम है। 3 तरह के। फेडरल मतलब संघात्मक व्यवस्था है, कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघीय व्यवस्था है और यूनिटरी मतलब एकात्मक व्यवस्था प्रचलित है। चलते हैं थोड़ा और डिटेल करते हैं इन सिस्टम्स को। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी बड़े प्रदेश को सही तरीके से हैंडल करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें आमतौर पर यूजुअली स्टेट भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑथराइज्ड होती है, जैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वहां पर जब अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ तो 13 स्टेट आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हैं और कहते हैं कि हम अपने स्टेट को भी हैंडल फ्रीली करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वार वगैरह करेंगे हम लोग। तो इस तरह से फेडरल सिस्टम फेडरेशन से बना हुआ है और इसका मतलब ट्रीटी या अग्रीमेंट होता है, समझौते का परिणाम होता है। और इसमें जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस को मैनेज करते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रिलेटेड अफेयर्स लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट को हैंडल करते हैं। तो ये बहुत बैलेंस वे में काम करता है। जबकि यूनिटरी सिस्टम, जिसको एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, उसमें राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स पावरफुल, बिकम्स द सेंटर ऑफ द पावर। केंद्रीय सरकार ही ये डिसाइड करेगी कि कौन सा काम राज्यों को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। प्रोविंसेस आर नथिंग बट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो वो प्रशासनिक इकाई की तरह राज्य काम करते हैं। ऐसी व्यवस्था कहां मिलती है? तो ऐसी व्यवस्था यूके में मिलती है। सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है, राज्य केवल उसके एजेंट्स के नाम पर होते हैं। अगेन जो लास्ट सिस्टम था वो है कॉन्फेडरेशन। अब कॉन्फेडरेशन क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन इज द सिस्टम प्रिवेलिंग ड्यूरिंग यूएसएसआर पीरियड। तो यूएसएसआर के समय में ये चल रहा था और उसमें राज्य कुछ शक्तियों, कुछ बातों को केंद्र के साथ साझा करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों के दिशा निर्देश पर, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के डायरेक्शंस पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है और यहां पर जो पावर होता है दैट इज मोर एंजॉयड बाय द स्टेट, लेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीनों व्यवस्थाएं चल रही थी। हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जब तीनों को देखा तो दे कंक्लूडेड दैट मोर और लेस फेडरल सिस्टम वुड बी करेक्ट, बट देयर इज एन इश्यू। फेडरल सिस्टम अच्छा हो सकता है, लेकिन फेडरल सिस्टम के साथ कुछ ऐतिहासिक समस्याएं रही हैं। चलते हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका के मॉडल में आखिर क्या प्रॉब्लम था। तो देखो, अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट्स द इक्वालिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। राज्य और केंद्र के बीच में लगभग समान अधिकारों का बंटवारा करता है अमेरिकन संविधान।
और वहां पर राज्यों को भी बहुत पावर है और केंद्र को भी बहुत पावर दिया गया। इसी बात का फायदा उठाकर 1860-61 की बात है, 1861-1865 बिटवीन अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने पूरे अमेरिका के अगेंस्ट में सिविल वार छेड़ा और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से अलग होंगे। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहां से अब्राहम लिंकन ने किसी तरह से मैनेज किया और टूटते हुए अमेरिका को बचाया था। तो उस समय यह बात सामने आई कि अगर हम केंद्र और राज्यों को एक जैसा मानेंगे तो देयर मस्ट बी प्रॉब्लम विथ रिलेटेड टू सेपरेशन मतलब अलग होने की एक संभावना बन सकती थी। इसके बाद एक और मॉडल सामने आया, इट वॉज ऑफ कनाडियन मॉडल। तो अमेरिका के जो सिविल वार थे उसके कुछ ही दिनों बाद 1867 में कनाडा एक नए स्टेट के रूप में सामने आया और इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े नए डिजाइन में बनाया। नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि जो प्रोविंसेस थे उनको पावर उतना ही दिया गया जितने में उनका काम हो जाए, मतलब वो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज को चला पाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बनाया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, ऑब्जर्व कर सके और सुपरवाइज कर सके। तो आवर मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कनाडा इन फेडरल सिस्टम। बड़े खुश हुए उसको देख करके। तो फाइनली दे कंक्लूडेड दैट कि लाइक कनाडा, इंडिया शुड एडॉप्ट अ सिस्टम वेयर यूनियन, कनाडा ही वो पहला राज्य था जिसने यूनियन वर्ड को फेडरेशन के बदले में चुना। कनाडा वाज द फर्स्ट स्टेट दैट ऑप्टेड यूनियन इंस्टेड ऑफ द फेडरेशन। तो यहां से अब एक नया मॉडल आने लगा, जो मॉडल ये बता रहा था कि अब एक ऐसे फेडरेशन की भी स्थापना हो सकती है, खासकर जिसका एरिया बड़ा हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, वर्कलोड ज्यादा हो, वो यूनियन के फॉर्म में भी गवर्न हो सकता है। तो दैट इज वाई our makers of constitution accepted the Canadian model of union to serve the nation। और यही बात खास बनाती है हमारे आर्टिकल 1 को। अम्बेडकर साहब कहते हैं यहां पे कि देखो भाई, हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट के बदले में यूनियन ऑफ स्टेट को चुना, इसके दो कारण है। पहला, आवर इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट और एनी काइंड ऑफ द अग्रीमेंट, किसी तरह के समझौते का परिणाम नहीं है। रेदर ये जो पूरी पावर थी, ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंतरिम गवर्नमेंट को सौंपा, एंड इंतरिम गवर्नमेंट क्रिएटेड द स्टेट एज पर देयर कॉन्वेनियंस। तो कॉन्वेनियंस के बेस पर ये बना है। अगेन हमारे फेडरेशन में स्टेट को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो अलग हो जाए। तो देयर इज नो राइट विथ स्टेट, ये अलग होने का राइट ही नहीं था। तो इस दो कारणों से हमारा जो यूनियन का स्ट्रक्चर आता है वो बिल्कुल अलग आता है। हम देखते हैं अगर हमारे यूनियन वाले स्ट्रक्चर को, तो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में दोनों तरह के फीचर दिखाई पड़ते हैं। सम फीचर आर आइडेंटिकल सिमिलर टू द फेडरल फीचर, सम फीचर आर सिमिलर टू द यूनिटरी ब्रिटिश फीचर। जैसे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वो सबसे बड़ा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के लिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइटल, इज पारामाउंट। सिमिलरली लाइक इन अमेरिका वैसा ही होता है। यहां पर भी डुअल गवर्नमेंट है, यू नो वेरी वेल। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जगह है। डिवीजन ऑफ पावर, तो देखो दोनों के बीच में सत्ता का विभाजन दिखाई पड़ता है। हमारा जो 7th शेड्यूल है वो शेड्यूल सीधा सीधा कहता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और वो पूरा डिटेल देता है जैसा अमेरिका में भी है। अगेन देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत डिटेल में बातें कही गई हैं, और इसीलिए हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल की तरह दिखाई पड़ता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस दैट सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट बी अमेंडेड until and unless a state has accepted that amendment. About 50% state has endorsed that statement. जब तक 50% राज्य किसी
संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो संविधान संशोधन नहीं होगा। 368 के तहत अगेन जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका है जो ये देखती है कि भाई कौन सा काम किसके विषय क्षेत्र में आ रहा है। और बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा इस तरह से। लेकिन इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर दिखाई पड़ते हैं जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लाइक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट हाफ पार्ट, मोर देन हाफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन, पार्लियामेंट उसी को कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर आप देखोगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो 7th शेड्यूल में about 100 सब्जेक्ट इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्लियर इट वाज जस्ट 97। तो आज 100 सब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पहले ये 97 थे, जबकि स्टेट के पास एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट हैं, अर्लियर इट वाज 66। धीरे धीरे स्टेट के सब्जेक्ट कम हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट के मामले में बहुत मजबूत है। अगेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ये भी नहीं दिखता है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वही सिक्किम और गोवा से बहुत कम आ रहे हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में 2 सिटीजन, एक यूनियन फेडरेशन का सिटीजनशिप और स्टेट का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज, शेयर्ड सर्विसेज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑडिट की मशीनरी सीएजी एक ही है सेंट्रल और स्टेट के लिए। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इलेक्शन मशीनरी और सबसे बड़ी बात है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारे प्रोविजंस बता रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। हियर बोथ टाइप ऑफ फीचर, यूनिटरी फीचर एज वेल एज द फेडरल फीचर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अगर एग्जाम में भी आए तो मस्ट कीप इन माइंड दीज पॉइंट टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। अब आते हैं आगे कि जब इस बात को लोगों ने नोटिस किया, पढ़ा, तो अपने अपने थॉट उन्होंने सामने रखे। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर थॉट आता है केसी वियर का। केसी वियर एक ब्रिटिशर्स था और ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब अर्ध संघीय, ना तो ये फेडरल है ना ये यूनिटरी है, रेदर इट इज द ब्लेंड ऑफ बोथ। तो एग्जैक्टली इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ। हाँ, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म के फॉर्म में कहते हैं। पॉल एप्लबी, अमेरिकन एक्सपर्ट ही वाज, ही आइडेंटिफाइड, ही कैरेक्टराइज्ड द इंडियन फेडरेशन एज एक्सट्रीमली फेडरल, बहुत अधिक संघीय ये कहते हैं। वाइल ये जो अगले थे आइवर जेनिंग्स कहते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। ये सब स्टेटमेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि हु टोल्ड इंडिया एज क्वासी फेडरल। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आइवर जेनिंग्स वाला, अलेक्जेंड्रोविच, सुई जेनेसिस, मतलब अपनी तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे जो अच्छी बात कही है वो कही है आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन है ये। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो खुद अमेरिकन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। ये कहते हैं कि भाई इंडियन फेडरलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि एक सहकारी संघवाद है ये। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होगा? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, मान लो मनरेगा के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट कराता है। पीडीएस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रेज करती, इश्यू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कराती है। तो दैट इज द वे वी आर implementing our schemes, plan, policy for the welfare of people with cooperation, सेंटर एंड स्टेट। तो दोनों के साथ मिलकर ये काम हो रहा है। हालांकि कुछ और लोग हैं जैसे मॉरिस जोन्स, ये कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। एसआर बोम्बई में जो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू अल्टर और अमेंड दिस। तो कुल मिलाकर हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है और यही सिस्टम इंडिया को एक अलग फॉर्म में ले जाता है। अंबेडकर साहब भी कहते हैं कि देखो ये बात तो बिल्कुल कहना अलग होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे की रिप्लिका होती है, कॉपी होती है, ऐसा नहीं होता है। आप देखो सिचुएशन अलग होते हैं, डिमांड अलग होती है और उसी के बेस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लॉ बनाए जाते हैं।
तो आवर मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर सो वाइज, सो स्मार्ट, वी कैन से आज के वर्ड में बहुत स्मार्ट थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने ऐसे सिस्टम को रखा जो सिस्टम हमारी इस वास्ट टेरिटरी को सर्व कर सकती थी। इतनी बड़ी टेरिटरी इंडिया की है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इतने बड़े देश को इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तभी पॉसिबल हो पाता जबकि पूरा सिस्टम अलग अलग सेंटर से अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाता। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल होना हमारे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को मजबूत करता है। और यही कारण है कि पिछले 70 सालों में दुनिया के कई देश बने और टूटे। आपको याद होगा यूगोस्लाविया का नाम पढ़ते होंगे, कहां है वो, मैप पे वो दिखाई नहीं पड़ता है, बट हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह से रखी गई हैं कि हमारा इंडिया आज भी सरवाइव कर रहा है और हजारों सालों तक सरवाइव करता रहेगा। तो दैट इज द वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द यूनियन एंड द टेरिटरी। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग रिमेनिंग एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके नेम और बाउंड्री के चेंज को कवर करेंगे और वहां पर सिक्किम की सारी कहानियां भी देखेंगे और साथ में देखेंगे हम लोग किस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने पूरे राज्य का दोबारा फिर से निर्माण किया था। तो ये सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे। Thanks for watching. All the best, all of you.